Yeah, it's a sheet you see here that it's question number 29. But remember that it means that we have discussed near about 28 questions. हम लोगों ने लगभग 28 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है और एक क्वेश्चन नंबर 29 यू आर गेटिंग हियर ऑन दिस शीट एंड ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर है व्हाट एवर क्वेश्चंस यू फाइंड व्हाट एवर क्वेश्चंस आई हैव एक्सप्लेन्ड these are highly significant questions. These are highly important questions from the perspective of any competitive examination. और वो लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो लोग जो है पीएचडी इंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं या इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर व्हाट टू गेट एडमिशन इन पीजी विद इंग्लिश सब्जेक्ट। तो इतना कॉमन चीजों को रखा गया, खास करके इसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस है, फॉर्म्स एंड मूवमेंट को लेकर के है, पोइट्री को। अब आज जैसे ज्यादातर चीजें जो है ओड को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही इस शीट पे। उसके पहले हमने देखा लिरिक को लेके था, सोनेट को लेकर के था, एक दिन जनरल क्वेश्चन थे जो है राइटर के ऊपर उसमें। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जितनी भी चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन हम लोगों ने एलजी पर ही पूरा बात किया हुआ था इस पे। तो ये सारे क्वेश्चंस को यू हैव टू वट एवर आई एक्सप्लेन यू हैव टू टेक योर डायरी वेन एवर आई एक्सप्लेन। इफ यू फाइंड एनी न्यू थिंग, इफ यू फाइंड एनी इंफॉर्मेशन which is not mentioned in this sheet, you have to note down because I explain all the four options जो वो important होता है इन सारी चीजों के लिए। तो now just I am explaining here क्वेश्चन नंबर 29 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट है। पूछा क्या जा रहा है, पूछा इसमें ये जा रहा है कि एलिजी और एलिजी के जो राइटर है, जैसे कुछ एलिजाइक पोयम्स है और वो जो एलिजाइक पोयम्स है उसके पोएट्स का नाम दिया गया है। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि कौन सा इसमें गलत है। तो 29 में जो ए है डर्ज मोनोडी थ्रेनोडी टाइप ऑफ एलिजी, बात सही है बिल्कुल। डर्ज मोनोडी और थ्रेनोडी ये सब का सब क्या है, टाइप ऑफ एलिजी है। और मैं तीनों को जो है एक्सप्लेन कर दूं कि तीनों में डिफरेंस क्या है, डर्ज में, मोनोडी में और थ्रेनोडी में, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। जो डर्ज होता है इट्स अ टाइप ऑफ एलिजी, या जो कैसे कि शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ एलिजी, एलिजी का सबसे छोटा रूप होता है जो होता है डर्ज। और इसमें जो लैमेंटिंग होता है वह लैमेंटिंग जो है वर्सिफिकेशन में होगा, मतलब पोयम की शक्ल में होगा। देयर विल बी अ पर्सन या देयर द पोएट विल लैमेंट ऑन द सैड डिमाइज ऑफ समवन। और वो लैमेंटिंग इतना इतना ज्यादा, उसमें लैमेंटिंग में इतनी इंटेंसिटी होती है, सारों का, ग्रीफ का, एग्नी का इतना इंटेंसिटी होता है कि जिसको हिंदी में अगर मैं वर्ड यूज करूं कि हृदय विदारक, आप कह सकते हैं कि आप उसको कह सकती कि दुख, या आप कह सकते हैं कि हृदय को बिल्कुल झकझोर देने वाला रोने की जो आवाज होती है, उस तरह की चीजें या उस वैसी क्राइंग, वैसा लैमेंटिंग, वैसा वीपिंग जो है हम यहाँ पर देखते हैं। तो आई जस्ट वांट टू से या आई जस्ट वांट टू टेल यू कि डर्ज हो गया, मोनोडी हो गया, थ्रेनोडी हो गया, दीज आर द टाइप ऑफ एलजी, यह टाइप ऑफ एलजी है। और ये जो टाइप ऑफ एलजी है इसमें डर्ज जो होता है वह शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ एलजी होता है और ये वर्सिफिकेशन में होता है। द पोएट क्राइज, द पोएट लैमेंट्स, द पोएट you weep on the sad demise of someone, but this lamenting, this crying, this weeping reflects deep agony, reflects a deep agony, reflects pain, reflects grief of the poet। इसमें जब वह रोता है तो इतना ज्यादा रोता है कि वो डीप एगनी, उसके कष्ट की कोई सीमा नहीं होती। उसके रोने में जो कष्ट नजर आता है कि किसी के जाने पर, किसी की मौत पर वह जो रोता है उसके वो असीमित कष्ट को रिफ्लेक्ट करता है। तो इस तरह की एलिजी को क्या कहा जाता है, डर्ज कहा जाता है, जिसमें आप कह सकते हैं ब्रेक 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 वाज वन ऑफ द डर्ज उसमें से। या इफ आई से कि ब्लो 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 द विंड जो करके एक द टेम्पेस्ट में से लिया गया शेक्सपियर का सॉन्ग था जो है उसका वो चीजें था। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि इस तरह की चीजें रही है।
मोनोडी जो होता है यह भी टाइप ऑफ एलजी होता है। मोनोडी में सिंगल लैमेंटिंग स्पीकर होगा, सिंगल लैमेंटिंग स्पीकर होगा। जो मोनोडी होगा उसमें सिंगल लैमेंटिंग पर्सन होगा या स्पीकर होगा। जो थ्रेनोडी है, थ्रेनोडी इज यू कैन से कि एक पी, इफ आई यूज द वर्ड की डर्ज और थ्रेनोडी लगभग जो है एक जैसा है, कोई बहुत उसमें डिफरेंस नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन बी है एडोनाइस। एडोनाइस आपका पीबी शेली का वर्क है, बिल्कुल सही। एडोनाइस जो है ये पीबी शेली का वर्क है और किसकी मौत पर लिखा गया है? जॉन कीट्स की मौत पर लिखा गया है। सो एडोनाइस इज द वर्क ऑफ पीबी शेली कंपोज्ड ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। लिसिडास जो है ये जॉन मिल्टन का वर्क है, बिल्कुल सही है। और जो लिसिडास है ये आपका पेस्टरल एलजी के साथ साथ मोनोडी का भी एग्जाम्पल है। मोनोडी का क्यों एग्जाम्पल है? क्योंकि इसमें सिंगल लैमेंटिंग पर्सन है। पेस्टरल एलजी का क्यों एग्जाम्पल है? क्योंकि शेफर्ड और शेफर्डेस जैसा कैरेक्टर यूज किया गया है, कंट्री साइड ब्यूटी को या कंट्री साइड सेटिंग को लेकर के किया गया है। सो यू फाइंड कि 29 का जो सी लिसिडास है, लिसिडास इज एन एलिजी composed on the death of composed on the death of एडवर्ड किंग। ये क्या नाम है? लिसिडास मिल्टन का है, उन्होंने अपने दोस्त एडवर्ड किंग की डेथ पर इसको लिखा है। एडोनाइस उसके ऊपर जो है वो पीबी शेली का है, पीबी शेली ने उसको किसकी डेथ पर लिखा है? पीबी शेली ने उसको जो है जॉन कीट्स की डेथ पर लिखा है। लास्ट वाला ऑप्शन गलत है, तो 29 का जो डी है वो गलत है। इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी येट्स ये फिलिप लार्किन का वर्क ना होकर के डब्ल्यू एच ऑर्डेन का है। डब्ल्यू एच ऑर्डेन, ए यू डी ई एन। सो यू फाइंड कि 29 का जो डी है, इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी येट्स, इट्स नॉट द वर्क ऑफ फिलिप लार्किन, बल्कि यह किसका वर्क है? इट्स द वर्क ऑफ डब्ल्यू एच ऑर्डेन, ये डब्ल्यू एच ऑर्डेन का वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी येट्स है ये जो है एलजी है और इट्स एन एग्जांपल ऑफ मॉडर्न एलजी। ये किसका एग्जांपल है? मॉडर्न एलजी का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट है? एलिजी इज अ टाइप ऑफ सॉन्ग कंपोज्ड ऑन द डेथ ऑफ समवन और द लास्ट ऑफ एनीथिंग। बिल्कुल सही बात है कि एलिजी एक तरह का गीत होता है जो किसी की मौत पर या किसी वस्तु के खो जाने पर लिखा जाता है। बी है, द वर्ड पेस्टरल केम फ्रॉम लैटिन। वर्ड पेस्टर, जो वर्ड पेस्टरल है ये लैटिन वर्ड पेस्टर से आया है, ये बात भी सही है। विच रिफर्स टू शेफर्ड एंड शेफर्डेस, जो शेफर्ड और शेफर्डेस की लाइफ को बताता है। दोनों पॉइंट इसमें सही है। इसके अंदर 30 का जो ऑप्शन ए है, एलजी इज अ टाइप ऑफ सॉन्ग। एलजी एक तरह का गीत है, कंपोज्ड ऑन द डेथ ऑफ समवन, जो किसी की मौत पर या किसी वस्तु के खो जाने पर लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। द वर्ड पेस्टरल केम, जो वर्ड पेस्टरल है इट केम फ्रॉम लैटिन वर्ड पेस्टर, यह लैटिन वर्ड पेस्टर से आया है। विच रिफर्स टू शेफर्ड एंड शेफर्डेस, जो शेफर्ड और शेफर्डेस को रिफर करता है। द वर्ड सोनेट केम फ्रॉम इटालियन वर्ड सोनेटो, जो वर्ड सोनेट है यह इटालियन वर्ड सोनेटो से आया है। विच मीन्स अ टाइप ऑफ सॉन्ग, जिसका मतलब एक तरह का गीत होता है। द वर्ड सोनेट केम फ्रॉम इटालियन वर्ड सोनेटो, बिल्कुल सही बात है। जो वर्ड सोनेट है ये इटालियन वर्ड सोनेटो से आया और इसका क्या मतलब होता है? एक तरह का गीत होता है। और उसके बाद लास्ट में है द वर्ड बैलाड केम फ्रॉम द वर्ड बैलारे विच मीन्स स्टेशनरी सॉन्ग, ये गलत है। The word ballad came from the word ballare which means a dancing song or moving song। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। स्टेशनरी सॉन्ग वह सॉन्ग होता है जो एक जगह रुक करके गाया जाता है, लेकिन बैलारे या वो सॉन्ग होता है जो लोग चलते फिरते गाते हैं। तो द वर्ड बैलाड केम फ्रॉम द वर्ड बैलारी विच मीन्स अ मूविंग सॉन्ग। तो 30 का जो डी है वो गलत है। स्टेशनरी ना होकर के क्या होना चाहिए? मूविंग सॉन्ग, डांसिंग सॉन्ग वो होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट है? जॉन कीट्स इज नोन एज किंग ऑफ इंग्लिश ओड, बिल्कुल सही बात है। मैंने कई बार एक्सप्लेन किया, अभी जब से मैं इस शीट को लेके मैं बात कर रहा हूँ, इट्स द थर्ड लेक्चर एंड आई वाज एक्सप्लेनिंग कंटिन्यूअसली कि जो आपका जॉन कीट्स है, जॉन कीट्स को किंग ऑफ
इंग्लिश ओड कहा जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा चीज जो जॉन कीट्स है वो सेंसुअस पोएट के भी रूप में जाने जाते हैं। जॉन कीट्स ने नेगेटिव कैपेबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। जॉन कीट्स ने इगोटिस्टिकल सबलाइफ का कॉन्सेप्ट दिया है। जॉन कीट्स जो है आपके ओल्डर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स में आते हैं। जॉन कीट्स जो है वो बहुत ही यंग एज में मौत को प्राप्त हुए हैं। जॉन कीट्स वाज द कंटेम्परेरी ऑफ लॉर्ड बायरन एंड पीबी शेली, और पीबी शेली ने जॉन कीट्स की मौत पर एक एलिजी लिखी जिसको मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 29 में डिस्कस किया था, और ऑप्शन बी है एडोनाइस। तो ये थोड़ा सा मैंने जॉन कीट्स को और भी एक्सप्लेन कर दिया कि जॉन कीट्स को क्या कहा जाता है, किंग ऑफ इंग्लिश ओड, उससे ज्यादा खूबसूरत ओड किसी ने नहीं लिखा है। ऑप्शन बी में 31st का ऑप्शन बी में जॉन कीट्स के द्वारा लिखे गए जितने ओड्स हैं उनको लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। और क्या कहा गया है, कीट्स रोट ओड टू नाइटिंगेल, कीट्स ने ओड टू नाइटिंगेल लिखा, सही है। ओड टू ऑटम लिखा, ये भी सही है। ओड टू साइकी लिखा, ये भी सही है। ओड ऑन अ ग्लेशियर अर्न लिखा, ये भी सही है। ओड टू मेलंकली लिखा, ये भी सही है। एंड ला बिलिटेव सांस मर्सी, ये भी सही। तो 31 का जो आपका बी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जॉन कीट्स ने क्या क्या लिखा है। कीट्स रोट ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम, ओड टू साइकी, ओड ऑन अ ग्लेशियर अर्थ एंड ओड टू मेलंकली, और उनकी पोयम ला बिलिडेम सांस मर्सी, ये हम सबको पता है कि ये सब पोयम किसका, जॉन कीट्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट पोयम्स है। इसके अलावा जॉन कीट्स की खासियत ये भी है कि जॉन कीट्स ने आ, और भी चीजें लिखी हुई है। जैसे लिखने का मतलब कि उनका अपना कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ट्रूथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज अ जॉय, ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। तो उनके कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो वी डोंट हैव टू फॉरगेट, हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये एक कीट्स का है या कीट्स का उनका पोयम डाइबियन है, उनका पोयम पोयम जो है आपका क्या नाम है, फॉलिंग ऑफ हाइपीरियन, हाइपीरियन, ये सब चीजें रही है। 31st का सी है, कीट्स बिलोंग टू यंगर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स। जो कीट्स है वो यंगर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स से बिलोंग करते हैं। अभी मैंने आपको बताया ही, मैंने बात भी किया था कि हाँ वो यंगर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स से बिलोंग करते हैं। और जो वो यंगर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स से, तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन हियर, रोमांटिक एज का जो पोइट्री रहा है या पोएट्स जो है वो दो हिस्सों में बांटे जाते हैं। ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट and young generation of romantic poet. Old generation में you find Robert, you find Southey, Robert Southey, you find S.T. Coleridge, you find William Wordsworth. These writers you find, and they have been also addressed as lake poets because they were born in Lake district, या they were associated with Lake district. Lake जो है एक जिला का नाम है, इंग्लैंड में, वहां से वो उससे एसोसिएटेड थे तीनों। तो उनको जो है ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स, लेक पोएट्स भी कहा गया। और जो जॉन कीट्स है इनको जो है यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स कहा गया। और ये और ग्रुप से भी बिलोंग करते, कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री था इनका जो है, वह जो थी जो कास्ट पर रखी गई थी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि हम सबको ध्यान में ये रखना चाहिए। सो यू फाइंड हियर कि इस पे एक और ऑप्शन, जो और भी चीजें जैसे मैंने बताया, उनकी पोयम फालिंग ऑफ हाइपीरियन, हाइपीरियन है। और उनकी और पोयम ही है जिसमें आप जानते हैं बहुत सारा उनका रहा है, लेबिया करके था। तो हियर यू सी कि ज्यादातर जो यहाँ दिया गया, ओड को दिया गया कि उन्होंने ओड टू नाइटिंगेल लिखा, ओड टू ऑटम लिखा, ओड टू साइकी है, ओड ऑन अ ग्लेशियर अर्न है, ओड टू मेलंकली है, और एक पोयम ला बेलिडेम सांस मर्सी। ला बिलिडेम सांस मर्सी इज एन एग्जांपल ऑफ बैलड, वो बैलड का एग्जांपल है। उसमें एक नाइट का और एक फेरी का कहानी है, अगर आपको याद होगा। और आपको ये भी पता है कि मैंने बैलड पढ़ा चुके हैं, अभी मैंने लिटरेरी टर्म में पढ़ाया था कि बैलड जो वर्ड है ये आपका बैलारे वर्ड से आया है, और उसका मतलब होता है मूविंग सॉन्ग। और जो बैलड है यह किस, जो पोयम का सबसे अर्लीस्ट फॉर्म, अगर ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि the oldest form of poetry is, the oldest form of poetry is ballad। सबसे जो पुराना फॉर्म है पोइट्री का वो बैलड है। बैलड की पहले जो पोइट्री है वो बैलड की ही शक्ल में आई हुई है। सो यू फाइंड दिस थिंग। और बैलड आपको याद होगा कि बैलड को लेकर के फोक बैलड या ट्रेडिशनल बैलड की भी बात की गई थी।
और ये बताया गया था कि जो फॉक बैलेट होता है, जो ट्रेडिशनल बैलेट होता है, वो ओरल भी होता है। वो पहले ओरल फॉर्म में था और उसको लोग जबानी रख लेते थे और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पहुंचा देते थे, और बाद में उसको रिटेन रूप दिया गया। और एक आपका लिटरेरी बैलेट होता है जिसका एग्जाम्पल लावेली डेव सांसवर्ती है, और जो आपका जो है क्या नाम है, एक और उसका एग्जाम्पल है एस टी कॉलरिज का द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है। तो इस तरह के जो है उसका डिवीजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 में ऑप्शन सी है कि कीट्स बिलोंग टू यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स। बिल्कुल सही बात है कि कीट्स यंग जनरेशन से बिलोंग करते हैं। 31 का डी गलत है। डी में क्या दिया गया है, ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ टच स्टोन मेथड। नो, टच स्टोन मेथड जो कॉन्सेप्ट है ये मैथ्यू अर्नोल्ड का। एम से मैथ्यू, ए से अर्नोल्ड, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ज्यादा जगह नहीं है। तो जो टच स्टोन मेथड है, टच स्टोन मेथड किसका, टच स्टोन मेथड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड। ये मैथ्यू अर्नोल्ड का कॉन्सेप्ट है। टच स्टोन मेथड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन कि व्हेन यू गो विद दीज ऑप्शंस की 31st में मैंने जितना भी चीजें बताया, खास करके जब आप डी ऑप्शन को देखते हैं कि ही का मतलब कीट्स ने, कि कीट्स ने क्या टच स्टोन मेथड का कॉन्सेप्ट किया, नहीं। कीट्स का दो कॉन्सेप्ट बहुत क्वाइट इंपॉर्टेंट है, वो हर आदमी को पता होना चाहिए। एक तो निगेटिव कैपेबिलिटी और दूसरा ईगोटिस्टिकल सप्लाई। किड्स किस जनरेशन से बिलोंग करते हैं, यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट। यंग जनरेशन में कौन कौन आते हैं, लॉर्ड बायरन आते हैं, पीबी शेली आते हैं। कीट्स की मौत पर पीबी शेली ने कौन सा एलिजी लिखा है, एडोनाइस लिखा हुआ है। कीट्स डाइड इन द प्राइम एज ऑफ हिज लाइफ। कीट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो निगेटिव कैपेबिलिटी है, इगोटिस्टिकल सप्लाई है। टच स्टोन मेथड कॉन्सेप्ट किसका है, मैथ्यू अर्नोल्ड का है। कीट्स किसके लिए फेमस है, फॉर ओड राइटिंग, फॉर ओड कंपोजिशन। उनको सेंसुअस पोएट, उनको जो है किंग ऑफ ओड कहा जाता। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कीट्स से जुड़ा हुआ है, वो चीजें हमें ध्यान में रखना है। नाउ यू सी द नेक्स्ट पॉइंट, एंड व्हाट इज दैट, दैट इज अ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच। क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो मिसमैच्ड है। तो यू फाइंड कि जो यहाँ पे मिसमैचिंग की बात है उनमें से इफ यू गो या इफ यू सी, तो मिसमैचिंग में कई ऑप्शन जो दिया जा रहा है कि ओड टू द वेस्ट विंड, इसको पीबी शेली ने लिखा। बिल्कुल सही है। ओ टू द वेस्ट विंड जो कंपोजिशन है या एक पोयम है जो पीबी शेली ने लिखा, उनका बहुत फेमस है। और ओ टू द वेस्ट विंड जिस स्टैंजा में लिखा गया है, उस स्टैंजा को टर्जा राइमा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये मैं यहाँ पे बता दूं आपको। ओ टू द वेस्ट विंड जिस स्टैंजा में लिखा गया है, उस स्टैंजा को टर्जा राइमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राइमा, टर्जा राइमा। सो ओ टू द वेस्ट विंड इज रिटेन बाय पीबी शेली, और जिस स्टैंजा फॉर्म में है वो टर्जा राइमा है। टर्जा राइमा इटालियन स्टैंजा फॉर्म है जो 3 लाइन्स का होता है। इसको जो है डिवाइन कॉमेडी में भी यूज किया गया है। किसके द्वारा यूज किया गया है, दांते के द्वारा। और ओ टू द वेस्ट विंड जो पोयम है या पीबी शेली का इतना इंपॉर्टेंट पोयम है, इसमें उन्होंने दिखाया है कि जो वेस्ट विंड है वह जो है उसको पर्सोनिफाइड किया गया है। वेस्ट विंड इज द ब्रिंगर ऑफ ऑटम एंड स्प्रिंग। ऑटम जो है पुरानी सड़ी गली चीजों को खत्म कर देगा और स्प्रिंग नई चीजों को जन्म देगा। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को लेकर के उन्होंने बात किया है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन वो कहते हैं, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड। ये कई कई बार पूछा जा चुका है कि ये स्टेटमेंट किस पोयम का है, कहाँ से लिया गया। सो इफ यू टॉक अबाउट ओड टू द वेस्ट विंड, इफ यू टॉक अबाउट पीबी शेली, इफ यू गो विद दिस पॉइंट, तो यू फाइंड कि इस सब में ये सब चीजें रखी गई है कि if winter comes can spring be far behind. So this is a very lovely you can say beautiful line of this poem, इस poem का। ओ टू स्काई लार्क पीबी शैली का, ये भी बात सही कि ओ टू स्काई लार्क जो है ये आपका पीबी शैली का है। ओ टू स्काई लार्क में उन्होंने जो ओड लिखा वो स्काई लार्क बर्ड को, स्काई लार्क इज द नेम ऑफ अ बर्ड जस्ट लाइक नाइटिंगेल, उसकी तरफ से, जस्ट लाइक कुक्कू उसकी तरफ से उन्होंने उसको इम्पोर्टेंस दिया है।
और इसमें उनका एक बहुत ही फेमस कोटेशन है जो कई बार हर जगह पूछा गया, आर सैडेस्ट थॉट्स आर दोज दैट, आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल द सैडेस्ट थॉट। हमारे मधुर गीत वे होते हैं जिसमें जो है क्या होती है, कशिश होती है, जिसमें जिंदगी का कशिश होता है, दर्द होता है, या जो आप हम सारे लोग जो दर्द भरे नगमे जो वर्ड यूज करते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल द सैडेस्ट थॉट। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने किसमें दिया है, स्काईलार्क में दिया हुआ है। ओ टू ड्यूटी एक पोयम है विलियम वर्ड्सवर्थ का, बात भी सही है, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट पोयम है। हम सबको पता है कि ओ टू ड्यूटी उनका है, विलियम वर्ड्सवर्थ का। विलियम वर्ड्सवर्थ किस लेवल के, किस स्टैंडर्ड के पोएट से, उनको बताने के लिए कोई ऐसा वर्ड नहीं है। बस जनरली आई वुड लाइक टू टेल यू कि रोमांटिक एज के लीडिंग पोएट से उनकी पोइट्री में मैन नेचर का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है। उनका जो पोयम है जिसमें टिंटन एबे है, टिंटन एबे के अलावा उनका पोयम द प्रील्यूड है, उनका पोयम आपका रेक्ल्यूस है उनकी, और एक्सकर्जन नाम की पोयम है उनका, एक ड्रामा है द बॉर्डर, उनका सोनेट है डडन सोनेट, 523 सोनेट उसपे है, जिसपे द वर्ल्ड इज टू मच विद अस और मिल्टन आर लंदन 1802 का बहुत ज्यादा जिक्र किया जाता है। टिंटन अबे उनका पोयम है, वोट ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी उनका पोयम है, सॉलिटरी रीपर उनका पोयम है। और जो लिरिकल बैलाड जब 1798 में पब्लिश होकर के फर्स्ट वॉल्यूम आया, उसमें 23 पोयम्स आया था, जिसमें 19 वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, 4 कॉलेज ने लिखा था। ये सब आपको पता है। जनरली आई एम एक्सप्लेनिंग हियर कि उनका कितना कंट्रीब्यूशन है। उनकी पोएट्री में पैंथिज्म है, मिस्टिसिज्म है, दिस थिंग्स यू सी, दिस थिंग्स यू फाइंड। जो 32 का डी है उसमें एक चीज गलत है, वो है क्या, यही ऑप्शन आपका रॉन्ग है। 32 का डी में कहा जा रहा है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जॉन कीट्स का पोयम है, नहीं, गलत है। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर इज द पोयम ऑफ यस्टी कॉलेज, ये यस्टी कॉलेज का पोयम है। और जो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है, यह इतना ब्यूटीफुल, इतना लवली पोयम है कि मीन्स आई कांट से, उसमें उनका जो कॉन्सेप्ट है, सुपरनेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री, यू कैन जस्ट सी, बैलेट फॉर्म में लिखा गया है। और उसकी लाइनें कुछ इतनी रिथमिक है, इतना एलिट्रेटिव है कि जब वो कहते हैं वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ सिंगल ड्रॉप, नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक, मतलब कुछ बहुत पहले जब पढ़ा गया था तब का याद है, आई एम मिसिंग। और जो उनका प्रेजेंटेशन है वो बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे एसटी कॉलेज का मैं बताना चाहूंगा कि एसटी कॉलेज ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट से बिलोंग करते हैं। उनकी पोयम है क्रिस्टेबल है, उनका पोयम है फ्रॉस्ट एट मिडनाइट है, उनकी और भी खूबसूरत पोयम्स रही है। तो ये सब चीजें आप देखते या पाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है। कोड इज ऑफ ग्रीक ओरिजिन, ठीक है। इट इज अ सीरियस एंड डिग्निफाइड कंपोजिशन, ऑलमोस्ट ऑलवेज इन राइम एंड लॉन्गर देन लिरिक, ये भी सही है। ये एक चीज पूछा जा चुका है, क्वेश्चन जो 33 का बी है, ये केवल एक अलग क्वेश्चन बन करके पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन पूछा क्या गया था कि वह कौन सा फॉर्म पोइट्री का है जो लिरिक से बड़ा होता है। बिकॉज ओड और लिरिक लगभग एक जैसा होता है, लिरिक भी राइमिंग में होता है और उसमें भी म्यूजिक का यूज किया जाता है, ओड भी राइमिंग होती है उसमें भी जो है म्यूजिक का यूज किया जाता है। ओड भी डिग्निफाइड होता है और एलिवेटेड थॉट होता है, लिरिक भी डिग्निफाइड होता है, एलिवेटेड थॉट होता है। लेकिन लिरिक और ओड में एक अंतर होता है कि ओड जो होता है वो लिरिक से बड़ा होता है। तो अगर कभी ये क्वेश्चन आता है वह कौन सा पोयम है जिसमें सिमिलरिटी बहुत सारी है फिर भी वह लिरिक से बड़ा होता है, वह क्या होता है, ओड है। सो जो बी है वो ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से, ओड इज ऑफ ग्रीक ओरिजिन, बिल्कुल सही है, ओड आपका ग्रीक ओरिजिन है। और ओड आपका दो तरह से होता है, होरेशन ओड और होरेशन ओड के अलावा पिंडारिक ओड, इसके बारे में आपको पता ही है। फिर मैंने आपको बताया कि 33 का बी, इट इज अ सीरियस एंड डिग्निफाइड कंपोजिशन, ऑलमोस्ट ऑलवेज इन राइम एंड लॉन्गर देन लिरिक, ये बात भी सही है कि वह सीरियस ओड जो होता है एक सीरियस और डिग्निफाइड कंपोजिशन है। और यह जो है राइमिंग में होता है, लिरिक से बड़ा होता है। इट इज एग्जॉल्टेड इन सब्जेक्ट मैटर एंड एलिवेटेड इन टोन एंड स्टाइल, बिल्कुल सही है।
इट इज एग्जॉल्टेड इन सब्जेक्ट, इसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वह एग्जॉल्टेड होता है, बहुत ही आप कह सकते हैं सीरियस मुद्दों को, सीरियस प्रेजेंटेशन होता है, और उसका जो टोन होता है वह एलिवेटेड होता है, बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड का होता है। एलिवेटेड का मतलब होता है उठा हुआ पार्ट होता है लैंड का इस तरह से, लेकिन एलिवेटेड होता है कि हाई स्टैंडर्ड का यहाँ पर। और उसके बाद इट इज ऑफन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस एंड इज समटाइम्स यूज्ड टू कमेमोरेट द डेथ ऑफ किंग एंड क्वीन। आप तो खुद ही इसे पकड़ लिए होंगे, 33 का डी जो है ये गलत है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं अपनी भाषा में, और आप देखेंगे कि बहुत कॉम्पैक्ट है, और इसी पैटर्न पर अब पूरा का पूरा टीजीटी पीजीटी का पूछा जा रहा है। जब तक आपको सारे ऑप्शन क्लियर नहीं होंगे आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। और जो 33 का डी है वो ऑप्शन गलत है, क्यों गलत है? इट इज ऑफन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, बिल्कुल सही बात है कि जो ओड है या एड्रेस के फॉर्म में होता है, एंड इज समटाइम्स यूज्ड टू कमेमोरेट द डेथ ऑफ किंग एंड क्वीन, लेकिन यही चीजें गलत है, इसमें किसी किंग या क्वीन की डेथ को लेकर के बात नहीं की जाती। क्यों? जो डेथ की बात होती है वो एलिजी में होती है, इसमें किंग की विक्ट्री को लेकर के बात की जाती है। इसमें जो है किंग की जो है आप कह सकते हैं कि जो बहादुरी के उनके जो रोमांचित करने वाले जो काम होते हैं, उसका जो है गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे किंग के डेथ को लेकर के नहीं बात किया जाता है। तो ये क्या है, यह एड्रेसिंग फॉर्म में होता है, जितना भी वोट होता है वो एड्रेसिंग फॉर्म में होता है। और वोट में हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। मुझे मेरी नजर में आप समझ रहे होंगे टू से मैं व्हाट आई वांट टू से, कि जो टू शब्द है, टू का मतलब होता है कि इंट्रोड्यूस करना किसी को। तो आपको आप जैसे हम लोग एप्लीकेशन भी लिखते हैं तो टू प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, टू वी आर इंट्रोड्यूसिंग दिस वन की वहां पे उसको जो है। सो चाहे ओ टू नाइटिंगल या ओ टू मेलंकली, ओ टू ड्यूटी, मोस्ट प्रोबेबली यू विल फाइंड की प्रीपोजिशन टू का तो एड्रेसिंग फॉर्म पे होता है। So I think you got question number 33. Question number 34 है, in which form of poetry the poet is serious both in choice of its subject and in the manner of its presentation। वह कौन सा फॉर्म ऑफ पोइट्री है जिसमें पोएट जो है सीरियस होता है, दोनों में सीरियस होता है? किसमें सीरियस होता है? सब्जेक्ट मैटर की भी चॉइस में और उसके प्रेजेंटेशन की भी चॉइस में। तो यू फाइंड ए आपका ओड है 34 का। ये 34 का जो ए है ओड, ये जो ओड है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जब वह सब्जेक्ट मैटर का चॉइस करता है तब भी वह बहुत ज्यादा जो है क्या होता है कि उसको लेकर के सीरियस होता है काफी ज्यादा। मीन्स और सीरियस के साथ साथ इफ आई टॉक अबाउट की 34 का जो ए है उसमें चीजें काफी सीरियस होगा, और सीरियस दो लेवल पे होगा, सब्जेक्ट मैटर को भी लेकर के उसके प्रेजेंटेशन को भी लेकर के। और मैंने आपको बताया कि ओड सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है, लार्जर देन लिरिक है, एंड देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन लिरिक एंड ओड। ओड और लिरिक में काफी सिमिलरिटी होती है। क्या सिमिलरिटी होती है? लिरिक में भी म्यूजिक का यूज किया जाता है, ओड में भी म्यूजिक का यूज किया जाता है। लिरिक में भी जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो काफी सीरियस ढंग से प्रेजेंट किया जाता है, उसमें भी एलिवेटेड थॉट, एलिवेटेड स्टाइल होता है, एग्जॉल्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, ये सब सिमिलरिटीज। लेकिन एक डिफरेंस है कि ओड लिरिक से बड़ा होगा। 34 में ऑप्शन बी है मॉक एपिक। मैं मॉक एपिक यही एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जो मॉक एपिक है, मॉक एपिक इज एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, और जो मॉक एपिक है उसकी ये खासियत है, और वह खासियत क्या है? मॉक एपिक यू कैन से कि वो जो है पैरोडी है एपिक का, एपिक का डुप्लीकेट है। मॉक एपिक जो है एपिक का डुप्लीकेट है। अब कैसे डुप्लीकेट होता है? डुप्लीकेट इन द सेंस ये कि इसकी नकल है। जो एपिक होता है वह लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्ड्स है, सबसे लंबी कहानी अगर कविता की शक्ल में आती है तो एपिक में आती है। और जो एपिक होता है वो ग्रांड स्टाइल में होता है, एलिवेटेड थॉट होगा, एग्जॉल्टेड इन सब्जेक्ट मैटर होगा, टोन भी उसका एलिवेटेड होगा, स्टाइल भी एलिवेटेड होगी, डिग्निफाइड और सीरियस कॉम्पोजिशन होगा। लेकिन एपिक की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मॉक एपिक होता है तो वो स्टाइल तो एपिक की लेता है, लेकिन उसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो ट्रिफल होता है, माइनर होता है, पेटी होता है, रिडिकुलस होता है। इसी वजह से उसका नाम क्या रखा गया? मॉक।
मॉक का मतलब, मॉक किस लेवल पर, सब्जेक्ट मैटर। मॉक का मतलब होता है हंसी। हंसी का मतलब यहाँ पे इस तरह से है कि ऐसा सब्जेक्ट मैटर उसमें लिया जाएगा जो पेटी होगा, तुच्छ होगा, जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा, उसको सुनने पर हंसी आएगी, ये भी कोई सब्जेक्ट मैटर है, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया, मॉक एपिक। उसके साथ एपिक क्यों जोड़ा गया, स्टाइल उसकी जो होती है एपिक की होती है, मैनर जो उसका होता है एपिक का होता है, जो ट्रीटमेंट सब्जेक्ट का होता है वो एपिक जैसा होता है, लेकिन सब्जेक्ट मैटर कैसा होगा, पेटी होगा, माइनर होगा, रेडिकुलस होगा, उसमें मॉकरी होगी, इस वजह से उसको मॉक एपिक कहा जाता है। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक है, जो 5 कैंटोज में पहली बार 1712 में आई है, फिर 1714 ईस्वी में आई है, और हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। इसमें उसकी जो हीरोइन है बिलिंडा है, और उसमें याद होगा एक लाइन कहा गया कि बिलिंडा स्माइल एंड ऑल द वर्ल्ड गेव विद जॉय। बिलिंडा मुस्कुराई और पूरी दुनिया खुश हो गई, ऐसा लगा सारा कोलगेट बिलिंडा ही करके आई थी। तो दीज थिंग्स वी फाइंड इसमें देखते हैं। 34 का जो ऑप्शन सी है, ईडल। ईडल जो है वो आपका एक तरह का पोयम है, पोयम कह सकते हैं, और या तो किसी पोयम का हिस्सा हो सकता है, जैसे कोई पोयम लिखी गई उसकी कुछ लाइनें हो सकती है। ईडल की खासियत क्या होती है, ईडल में पिक्टोरियल इमेज का यूज किया जाता है, उसमें ज्यादातर पिक्चर्स के थ्रू थ्रू पिक्चर्स सारी चीजें प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है। और जो ईडल होता है उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन, शोइंग, चीजों को जो है शो करना, ज्यादातर दिखाने की कोशिश की जाती है। वी फाइंड मैनिफेस्टेशन, वी फाइंड शोइंग दीज थिंग्स, वी सी दीज थिंग्स, वी फाइंड। सो ईडल की ये खासियत होती है। नेक्स्ट है हैकू। हैकू जो है यह शॉर्टेज फॉर्म ऑफ द पोयम है, पोयम का सबसे छोटा रूप हैकू है। ये जापान से इसमें इसकी उत्पत्ति हुई थी, 2 लाइन का होता है, 1.5 लाइन का हो सकता है, दो दो शब्दों का भी हो सकता है। और इसके बड़े पोएट पे एजरा पाउंड मॉडर्न एज के जो है थे, वो काफी ज्यादा शुमार किए जाते हैं। और लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर है, हो सकता है आप में से कोई जानता हो, आबिदी सर है, वो भी हाइकू आजकल काफी लिख रहे हैं और फेसबुक पे जो है पोस्ट करते रहते हैं। तो हाइकू जो है वो शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ द पोएम, इसकी उत्पत्ति जापान से हुई है। नाउ यू फाइंड की क्वेश्चन नंबर 35 है, इन विच फॉर्म ऑफ द पोयम देयर इज द थीम ऑफ an important public event like a national jubilee commemoration of the founding of great university। कह रहे क्या है कि वह कौन सा फॉर्म ऑफ द पोयम है जिसमें इंपॉर्टेंट पब्लिक इवेंट को लेकर के कोई चीज सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सी चीज सेलिब्रेट की जाती है, जैसे नेशनल जुबली कमीमोरेशन होता है, खास करके फाउंडिंग ऑफ ग्रेट यूनिवर्सिटी, जैसे अगर कोई यूनिवर्सिटी बनाई गई है, उस यूनिवर्सिटी को बने हुए 50 साल हो गया, कोई कॉलेज बना या कोई और चीज बनी 100 साल हो गया, तो उसकी याद में जो है सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली इस तरह का बनाया जाता है। तो कौन सी फॉर्म ऑफ द पोयम में, उसका भी ओड है। ओड में हमेशा जो है क्या किया जाता है, किसी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग कि कोई भी हिस्टोरिकल घटना, किसी भी राजा का के द्वारा लड़ा गया युद्ध, उसकी उसकी विजय, तो उसके ग्लोरिफिकेशन में 50 साल 100 साल बाद कोई ऐसी पोयम कोई ऐसी पोयम कंपोज की जाती है जिसमें उसको उस याद में, तो वो उसका कमीमोरेशन होता है, जो है उसका कमीमोरेशन होता है, उसकी याद में वो सब चीजें होती हैं। तो ये भी आपका ओड है। बाकी इसमें जो ऑप्शन लिरिक है, मैंने आपको बताया कि द वर्ड लिरिक केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लायर, जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। लिरिक के लिए कहा जाता है कि अ पोयम दैट इज संग विद म्यूजिक। और पीबी शैली सबसे बड़े लिरिसिस्ट थे, विक्टोरियन एज में ट्रेडिशन बड़े लिरिसिस्ट थे, जो एट द एज ऑफ 81 उन्होंने लिरिक लिखा था। अभी पहले क्वेश्चन आया तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया था कि उनका एक लिरिक क्रॉसिंग द बार रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉनेट आपको पता है, कोई इस पे बहुत बात नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा एक ट्रू नहीं है। Pindari code is also known as regular code because it has the stanza form known as strophe, anti-strophe and echoed। सही है। जो पिंडारी कोड है उसको जो है किसके नाम पर, पोएट पिंडर के नाम पर रखा गया। इसको हम रेगुलर ओड भी कहते हैं। रेगुलर ओड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका एक सेट स्टैंजा फॉर्म है, और उस स्टैंजा फॉर्म में क्या है, स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ और इपोड। मतलब पिंडारी कोड जिस, अगर पिंडारी कोड
एक पैटर्न पर लिखा गया, तो उसका एक पैटर्न है कि उस पूरी पोयम को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। एक हिस्सा जो है क्या कहा जाएगा, एक हिस्सा आपका स्ट्रॉफ होता है। स्ट्रॉफ जो होता है, जब उस कोट को गाने वाला जो है क्या करेगा, राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो उस हिस्से को आपका स्ट्रॉफ कहा जाता है। जब वो फिर लेफ्ट से राइट की ओर आता है तो उसको एंटी स्ट्रॉफ कहा जाता है। जो इपोड होता है, यहाँ वर्ड स्पेलिंग गलत है, इरोड आ गया है, इरोड नहीं होना चाहिए, इपोड होना चाहिए, ईपीओडी। जो इपोड होता है वह उस पोयम के उस हिस्से को कहा जाता है जब कहीं पे कोई आदमी एक जगह रुक करके गाता है तो उसको इपोड कहा जाता है, दैट इज इपोड, ईपीओडी। आ, तो ऑप्शन 36 का ये सही है। बी है, स्ट्रॉफ रिफर्स टू राइट टू लेफ्ट। जो स्ट्रॉफ का मतलब है वो राइट से लेफ्ट, सही बात है। एंटी स्ट्रॉफ लेफ्ट से राइट, सही बात है। इपोड स्टेशनरी कंडीशन, जो इपोड है वह एक जगह रुक करके गाया जाता है। द सिंगर्स हु यूज टू सिंग द सॉन्ग, ये बात अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इस तरह से होती है। थॉमस ग्रे, द प्रोग्रेस ऑफ पोइट्री एंड द बॉर्ड आर वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ पिडारी कोड, बिल्कुल सही बात है। जो आपका 36 का सी है, ये बात भी सही। ये सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट ऑप्शन उसके हैं कि अब आप ये कहेंगे, बार बार मैं ये कहता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इफ यू टर्न द पेजेस ऑफ लास्ट ईयर, जो क्वेश्चन पूछा गया, उसके पहले जो क्वेश्चन पूछा गया, सब आप देखेंगे इन्हीं ऑप्शन में से निकल करके आया। और और जो आपको दिया जा रहा है, जो एक्सप्लेन किया जा रहा है, वो इतना कॉम्प्रीहेंसिव है, इतना कॉम्पैक्ट है। अगर आप इस लेक्चर को या इसकी शीट को सुन लेंगे तो बहुत कुछ जो है आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ा बहुत है लेकिन उसको याद नहीं है, वो चीजें रिकॉल नहीं हो पाती है। इसीलिए मैंने इस बार एक पैटर्न डेवलप किया है कि मैं आपके साथ क्वेश्चन हर टॉपिक पे बना करके डिस्कस बहुत करूंगा, ताकि आप उसको नोट करते चले। और उसको जो है अगर कोई डाउट हो तो आप उसे शेयर भी करें, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि टॉपिक को पढ़िए फिर उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके डिस्कशन करो। तो बगैर कुछ पढ़े हुए आपको पूरा ओड यहाँ पर आ जा रहा है सारा चीज। देखिए कितने पैटर्न आपने लिया अभी तक। हम लोगों ने सोनेट इसके पहले कवर किया था, एलिजी हम लोगों ने कवर किया, लिरिक हम लोगों ने कवर किया। अब हम लोग जो कवर कर रहे हैं, क्या कवर कर रहे हैं, ओड को कवर कर रहे हैं। तो जो ओड है, ओड में उसमें क्या क्या है कि पिंडारी कोड आपका रेगुलर ओड है। 3 स्टैंजा में इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रॉफ, एंटी स्टॉप और इपोड। स्टॉप राइट टू लेफ्ट होता है और एंटी स्टॉप लेफ्ट टू राइट होता है। इपोड जो होता है स्टेशनरी कंडीशन, सही है। थॉमस ग्रे का द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी एंड द बर्ड आर अ वेल नोन एग्जांपल ऑफ पिंडारी कोड, ये पिंडारी कोड का एग्जांपल है। 36 का डी गलत है। डी में क्या दिया जा रहा है, द रेगुलर पिंडारी कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ये गलत है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया था, बेन जॉनसन ने इंट्रोड्यूस किया था। द रेगुलर पिंडारी कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बेन जॉनसन। जो रेगुलर पिंडारी कोड है उसको बेन जॉनसन वाज द कंटेम्परेरी ऑफ विलियम शेक्सपियर, बिलोंग्स टू जैकोबियन एज 1630 से 1625, फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। उनके ड्रामा एवरी मैन इन इज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ ह्यूमर, उनका ड्रामा कैटलीन, सिजेनस, उनका ड्रामा वालपोन, उनका ड्रामा एल्केमिस्ट, ऑल दिस थिंग्स यू सी। और फर्स्ट लाउरियट पोएट। उसके बाद आपका है कि इर्रेगुलर पिंडारी कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो इर्रेगुलर पिंडारी कोड है वह किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, 37 के अब्राहम काउले ने इर्रेगुलर पिंडारी कोड को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी, इसमें बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। जॉन ड्राइडन जो ऑप्शन बी है, आपको ये पता है कि रिस्टोरेशन एज के पोएट है। और पहले जो है आप कह सकते हैं कि ऑफिशियल पोएट थे, जो 1668 ईस्वी में उनको ऑफिशियल पोएट के रूप में चुना गया था चार्ल्स सेकंड के द्वारा। और उनका जो वर्क है एब्सलम एंड एचिटोफेल है, उनका हीरोइक ट्रेजेडी आपका एंटोनियन क्लियोपैट्रा है। तो और भी इंफॉर्मेशन उनके बारे में, लेकिन एक दो इंफॉर्मेशन मैंने बताया। अलेक्जेंडर पोप नियो क्लासिकल एज के पोएट है, उनका वर्क अभी मैंने आपको रेप ऑफ द लॉक जिक्र किया ही था। बेन जॉनसन पे बात हो चुकी है। तो इरेगुलर जो पिंडारी कोड है वो जो है किसके द्वारा, इरेगुलर पिंडारी कोड वाज इंट्रोड्यूस बाय
अब्राहम काउले, और जो आपका रेगुलर पिटारी कोड है उसको बेन जॉनसन ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। हु रोट ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है 39 का ये। इसको विलियम, सॉरी गलत गलत, वर्ड्सवर्थ ने, मैं विलियम के साथ ही चला गया देख करके, नॉट विलियम शेक्सपियर बट विलियम वर्ड्सवर्थ। तो जो आपका ये है क्या नाम है, इधर यू सी की 39 का ए, हु रोट ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, 39 का बी, सॉरी बी, वर्ड्सवर्थ ने कंपोज किया है। जो ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी है उसपे उन्होंने एक लाइन यूज किया, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, और ये लाइन जो सबसे पहले द रेनबो में यूज की गई थी, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और इसमें उन्होंने बताया कि जो बच्चे की आत्मा है वो स्वर्ग में निवास करती है, या स्वर्ग से निवास करने मतलब कि डायरेक्ट वो इतना बच्चे बच्चा बहुत प्योर होता है, इनोसेंट होता है, और चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन का उनका जो फिलॉसफी है उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अ, इसमें 38 का एक क्वेश्चन छूटा हुआ, व्हाट इज इनकम्पोसिंग? इनकम्पोसिंग, टू अब्यूज समवन, टू इंसल्ट समवन, टू अंडर एस्टिमेट समवन, टू एडमायर समवन। 38 का डी, 38 का जो डी है इनकम्पोसिंग का मतलब टू एडमायर समवन, और ये ओड का, ओड में एक टर्म यूज किया जाता है, जब कोई ओड किसी की प्रशंसा में लिखा जाता है तो उस ओड को इनकम्पासिंग कहा जाता है। तो इनकम्पासिंग मीन टू एडमायर समवन। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज नोमोस्ट्रॉफिक? नोमोस्ट्रॉफिक क्या है? रिटेन इन अ सिंगल रिपीटेड स्टैंजा, रिटेन इन अ डबल रिपीटेड स्टैंजा, रिटेन इन अ ट्रिपल रिपीटेड स्टैंजा। नोमोस्ट्रॉफिक का मतलब रिटेन इन अ सिंगल रिपीटेड स्टैंजा, ना डबल रिपीटेड होगा ना ट्रिपल, रिटेन इन अ सिंगल रिपीटेड स्टैंजा, रिटेन इन अ सिंगल रिपीटेड स्टैंजा, दैट इज नोमोस्ट्रॉफिक। व्हाट इज ट्रायड इन पिंडारी कोड? पिंडारी कोड में क्या ट्रायड क्या है? ट्रायड आपका एसोसिएटेड फॉर्म ऑफ इपोड, एंटी, सॉरी, स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ और इपोड है। तो द एसोसिएटिव फॉर्म ऑफ ईच स्टैंजा, द एसोसिएटिव फॉर्म ऑफ द पोएम, द एसोसिएटिव फॉर्म ऑफ ओरेशन नोट। तो 41 का ए, द एसोसिएटिव फॉर्म ऑफ ईच स्टैंजा, जब हर स्टैंजा आपस में जुड़ करके चलता है, जैसे उसका एसोसिएशन क्या बना है कि स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ और इपोर्ट, ये जो स्ट्रक्चर है इसी स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? इसी स्ट्रक्चर को जो है ट्रायड कहा जाता है, TRIAD, ट्रायड इन पिंडारी कोड। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 42 लास्ट में यही तक डिस्कस करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? टेनिसन ने इन विगोरियम लिखा, सही है। वाल्ट विटमैन ने ओ कैप्टन माई कैप्टन लिखा, सही है। थायरिसिस रगबाई चैपल एंड स्कॉलर जिप्सी मैथ्यू अर्नॉल्ड का है, ये बात सही है। विलियम फॉकनर का पोयम है वेल लिलाक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम, ये गलत है। ये जो वेल लिलाक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम, ये वाल्ट विटमैन का पोयम, दिस इज द पोयम ऑफ वाल्ट विटमैन। So these are the points, these are the questions which I discussed with you, and meet you tomorrow उस पे। तो हम इसको यहीं पे रख रहे हैं, एंड आई विल मीट यू टुमारो। कल हम लोग, लेकिन इसमें जितना भी आपने डिस्कस किया, आप हो सकता है 15 क्वेश्चन हो, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, लेकिन वो इक्वल टू 50 क्वेश्चन है। बस आप उसको रिपीट अच्छे ढंग से कर लीजिएगा, एंड सेंड योर फीडबैक कि हाउ डिड यू फाइंड क्लास। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यू कैन जस्ट सेंड, आपको इंडिविजुअली या ग्रुप पे कह सकते हैं, या कोई और प्रॉब्लम किसी तरह का होता है तो यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट मी। और आई वुड लाइक टू से कि प्लीज रिकमेंड दिस क्लास टू अदर पीपल कि दे हैव टू ज्वाइन, इट्स योर क्लास under my guidance. You are getting something, and certainly you will get success in coming एग्जामिनेशन। और होता क्या है कि लोग शुरू से नहीं जुड़ते हैं, बाद में दिक्कत आती है जब एडवर्टीजमेंट हो जाता है, जब वैकेंसीज आ जाती, तो जल्दी तो तैयारी उस लेवल पे नहीं होती, तब जल्दी सिलेबस खत्म करना रहता है, हमें भी फिर कुछ क्लासेस में फॉर्मेलिटी करनी पड़ जाती है। अभी तो बहुत सुकून से इतना डिटेल में, तो अभी इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जस्ट टेल अदर पीपल आल्सो if they are interested to join, just convey this message to them. So,